इस लेसन में हम इनकम स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग में इनकम स्टेटमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है और इसको हम कैसे बनाते हैं। इससे पहले कि हम इनकम स्टेटमेंट शुरू करें, फ्यू टर्म्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी जो इस लेसन में हम सीखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनकम स्टेटमेंट, जिसको हम प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं। बिजनेस क्या होता है कि बिजनेस में हम गुड्स और सर्विसेज अपनी सेल करते हैं, इसको हम बिजनेस कहते हैं। बिजनेस में एक चीज होती है प्रॉफिट, एक होता है लॉस। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इंक्रीजेस द ओनर्स इक्विटी, यानी ओनर्स इक्विटी क्या होती है, ये हमने बैलेंस शीट में सीखा था कि बैलेंस शीट होती है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, कि ओनर ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है। तो जो भी आपका प्रॉफिट होगा, जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे मैं आपको बताऊंगी, जो अगर हमारा प्रॉफिट होता है बिजनेस में तो वो ओनर्स इक्विटी इसको इंक्रीज करता है। जो भी हमारा कैपिटल होगा या ओनर्स इक्विटी यहाँ होगी, दोनों सेम है, उसमें आपने नेट इनकम को ऐड करना होता है। तो यही मैंने लिखा है कि प्रॉफिट इंक्रीजेस द ओनर्स इक्विटी इन द बिजनेस। अगर आपका बिजनेस सक्सेसफुल है तो आपको प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट से आपकी इक्विटी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट सक्सेसफुल नहीं है तो आपको लॉस होगा, और अगर लॉस होगा तो आपकी ओनर्स इक्विटी डिक्रीज होगी। इसमें से हमने लॉस को माइनस करना होगा। रेवेन्यू क्या होता है? इज द अमाउंट रिसीव्ड और promised to the business from the sale of goods or services during the routine operation of the business। जो भी हम कोई चीजें सेल करते हैं उससे जो हमें अर्निंग होती है वो हमने रेवेन्यू में रिकॉर्ड करनी होती है। ये मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। आगे चलते हैं एक्सपेंसेस। रेवेन्यू के बाद एक्सपेंसेस आता है। एक्सपेंसेस क्या होता है? आर द कॉस्ट ऑफ आइटम और सर्विसेज यूज्ड अप इन द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। जो हम यूज कर लेते हैं चीजें, उसको हम एक्सपेंस कहते हैं। राइट, जैसे सिंपल एग्जांपल है, जैसे हम टेलीफोन है, आप उसका एक मंथ में जिसको आप यूज करते हैं और उसको आपको बिल देना पड़ता है तो वो टेलीफोन एक्सपेंस है। सिमिलरली आपको हाइड्रो का बिल देना पड़ता है, यूटिलिटीज एक्सपेंसेस हैं। डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं एक्सपेंसेस की, वो भी मैं आपको बताऊंगी। नेट इनकम और नेट लॉस। नेट इनकम क्या है? रेवेन्यू। रेवेन्यू अभी मैंने आपको बताया, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। अगर आपके एक्सपेंसेस कम है बिजनेस में, लेस है, और रेवेन्यू आपका ज्यादा है, तो उसको हम नेट इनकम कहते हैं। देखिए यही मैंने लिखा है, इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस व्हेन रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एक्सपेंसेस। और इसका अगर ऑपोजिट होगा कि अगर एक्सपेंसेस आपके ज्यादा हैं, रेवेन्यू आपका कम है, तो हम उसको नेट लॉस कहते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट को हम प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं। ऐसे होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू नेट इनकम और नेट लॉस। अगर रेवेन्यू सपोज आपका 10,000 है और आपने एक्सपेंसेस, आपके सारे एक्सपेंसेस हैं, सैलरीज एक्सपेंस, यूटिलिटीज एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंसेस हैं वो 9,000 है, तो देखिए रेवेन्यू ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 1,000। तो हम कहेंगे इस बिजनेस में हमें प्रॉफिट हुआ है क्योंकि रेवेन्यू ज्यादा है। इसको हम ऐसे कर लेते हैं, अगर हमारा एक्सपेंसेस, अब मैं कहती हूँ हमारा कुछ भी हम कर लेते हैं, चलिए इसको मैं इरेज करती हूँ। हम इसको लिख लेते हैं कि रेवेन्यू हमारा सपोज 10,000 है, लेकिन हमारे एक्सपेंसेस 11,000 हो गए, ज्यादा हो गया हमारा खर्चा, तो हमें 1,000 का लॉस है। तो अकाउंटिंग में जब हम लॉस लिखते हैं तो आपने ऐसे पैरेंथेसिस में लिखना होता है, इट मींस कि ये नेगेटिव अमाउंट है और ये हमें लॉस हुआ है। राइट, अगर प्रॉफिट होगा तो इससे क्या होता है? ओनर्स इक्विटी इंक्रीज होती है, इसको आपने ऐड करना होगा। जो भी आपकी ओनर्स इक्विटी है उस पर आपने प्रॉफिट ऐड करना है। लेकिन अगर लॉस हुआ तो ये ओनर्स इक्विटी को डिक्रीज करता है, आपने इसमें से इसको माइनस करना होगा। ये सिर्फ मैं आपको समझा रही हूँ कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल से भी अभी मैं आपको समझाती हूँ। दो तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, इसके अलावा और भी होंगी, लेकिन सो फार अभी है इनकम स्टेटमेंट जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। बैलेंस शीट हमने लास्ट लेसन में डिस्कस की थी, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इनकम स्टेटमेंट क्या होता है? इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट प्रेजेंट्स द रेवेन्यू एक्सपेंसेस। वही बात है, इनकम स्टेटमेंट में हम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस लिखते हैं, बैलेंस शीट में हम क्या कौन से आइटम्स लिखते हैं? एसेट्स लिखते हैं,
लाइबिलिटीज लिखते हैं और ओनर्स इक्विटी यानी कैपिटल लिखते हैं। ये आइटम्स जो हैं ये हम बैलेंस शीट में लिखेंगे, जबकि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे और जो भी सोर्सेज हमारी रेवेन्यू की होंगी वो हमने इनकम स्टेटमेंट में लिखना होता है। अकाउंटिंग पीरियड क्या है? इज द पीरियड ऑफ टाइम कवर्ड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये जरूरी नहीं होता कि हमेशा हमारा बिजनेस जो है वो जनवरी से दिसंबर 31 पे ही एंड हो, जनवरी से हो, नहीं। कोई बिजनेस है वो आप फरवरी में स्टार्ट कर सकती हैं, आप जुलाई 1 से स्टार्ट कर दें और एंडिंग जून 30 पे हो जाएगा आपका, राइट। कोई भी आप कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं अपना बिजनेस, तो ये ऑलवेज कंपलसरी नहीं है कि हमारा बिजनेस पीरियड यही होगा जनवरी से दिसंबर तक। अकाउंटिंग पीरियड इज द पीरियड ऑफ टाइम कवर्ड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और इसका सिनोनिम फिस्कल पीरियड भी होता है, राइट। ये तो हमारा कैलेंडर पीरियड है जनवरी 1 to 31, लेकिन फिस्कल क्या होता है? जब आपका बिजनेस शुरू होता है और जब आपका एंड होता है। अगर ये नवंबर 1 से सपोज अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है नवंबर, मैं इसको कर देती हूँ 1 1996, सॉरी चले 96 ही कर देते हैं, राइट। तो इसका एंड कब होगा? इसका एंड होगा अक्टूबर 31 1997। ये आपका फिस्कल पीरियड है, ये आपका कैलेंडर पीरियड है जो जनवरी टू दिसंबर होता है। टाइम पीरियड assumption is the definition and consistent use of the same accounting period, यानी यही अगर आपका बिजनेस का अकाउंटिंग पीरियड है नवंबर टू 31 अक्टूबर, तो यही अगर आप कंसिस्टेंटली सेम यूज कर रहे हैं वो टाइम पीरियड assumption में आ जाता है। यहाँ मैंने एक इनकम स्टेटमेंट बना के आपको शो किया है कि देखें कोई भी एक कंपनी है, यहाँ मैंने कह दिया कि एबीसी कंपनी है, यहाँ पे भी आपने 3Ws लिखने होते हैं। ये नहीं लिखना 3Ws जो मैं बता रही हूँ, ये 3Ws है, राइट। सबसे पहले आपने क्या लिखना होता है? हु का क्या मीनिंग है? देखें हु भी W से शुरू होता है कि कंपनी का नाम लिखना है। फिर आपने लिखना होता है यहाँ वॉट, ये हु है, ये वॉट है, क्या बना रहे हैं? इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं, जो लिखना होता है यहाँ, और यहाँ पे आपने लिखना होता है व्हेन। तो देखेंगे तीनों W से स्टार्ट होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं 3Ws। आपने टॉप पे लिखने होते हैं जो भी आप स्टेटमेंट बनाएंगे। उसके बाद देखें यहाँ आपने रेवेन्यू लिखा, ये रेवेन्यू आइटम्स हैं। कोई सपोज हमारे पास योगा का स्टूडियो है, यहाँ पे मैंने बना दिया है कि योगा स्टूडियो है, ये हमारा बिजनेस है। मेंबर्स फीस हमने इतनी अपनी अर्न की है, योगा सप्लाईज रेंटल और इक्विपमेंट रेंटल, इन तीनों का टोटल करके आपने यहाँ लिखना है, और ये हमारे पास हो जाता है टोटल रेवेन्यू, राइट। इसके बाद आपने एक्सपेंसेस लिखने होते हैं, हेडिंग लिखने, और जो भी एक्सपेंसेस हैं आपके बिजनेस में, जैसे मेरे पास सैलरी एक्सपेंस है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है, टेलीफोन एक्सपेंस है, मेंटेनेंस एंड सो ऑन, ये सारे हमारे एक्सपेंसेस का खर्चे हैं, ये आपने लिखने हैं, और इन सब का टोटल करके सेकंड कॉलम पे लिखना है। इन सब को आप ऐड करें, ये हो जाएगा रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस कर दें। अगर आपके पास रेवेन्यू ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है तो इट मीन्स के हमें प्रॉफिट हुआ है, नेट इनकम या नेट प्रॉफिट हुआ है हमें। और देखें ये रेड से मैंने ये डॉलर साइन लिखा है, आपने रेड से नहीं लिखना, सिर्फ ये बताने के लिए कि आपने हर अमाउंट के साथ डॉलर डॉलर नहीं लिखना, ईच कॉलम के आपने फर्स्ट के साथ लिखना है, फर्स्ट अमाउंट के साथ। ये एक कॉलम है, इस पे लिख दें, ये सेकंड कॉलम है, इस पे लिख दें, और आखिर में फाइनल टोटल भी लिखना होता है, हर एक के साथ नहीं लिखना होता। रेड पे भी नहीं लिखना होता, आपको मैंने समझाने के लिए, प्रोमिनेंट करने के लिए लिखा है कि कहाँ कहाँ आपने ये लगाना होता है। अब इसी सिचुएशन को हम आगे लेके चलते हैं, और मैं आपसे कहती हूँ कि हमारे पास यहाँ रेवेन्यू तो ये है, लेकिन एक्सपेंसेस हमारे ज्यादा हो गए, यहाँ पे 23 हो गए, तो रेवेन्यू कम है, एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो ये नेट लॉस हुआ। और नेट लॉस को आपने पैरेंथेसिस में लिखना होता है, अकाउंटिंग में इसका मीनिंग होता है कि ये नेगेटिव अमाउंट है। जब नेगेटिव अमाउंट आ जाती है तो मैंने आपको क्या बताया, लॉस होता है, तो ये ओनर्स इक्विटी को डिक्रीज करता है। लास्ट एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ था, तो जब प्रॉफिट होता है तो क्या होता है कि ये अमाउंट जो है ओनर्स इक्विटी में आपने लिखनी होगी। कैसे लिखनी होगी वो भी मैं अभी आपको बता रही हूँ, लेकिन यहाँ समझा रही हूँ कि ये फिगर फिर हमने कहाँ यूज करनी है, नेट इनकम की या नेट लॉस की। तो रेवेन्यू अगर ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो प्रॉफिट होगा। रेवेन्यू अगर आपके पास कम है, एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो लॉस होगा। लॉस को आपने पैरेंथेसिस में लिखना होता है। यहाँ पे कुछ और टर्म्स आ गई हैं, मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल का क्या मीनिंग है?
requires that cost recorded for expenses be matched with revenue generated during the same period. राइट इसका क्या मीनिंग है कि इसका मीनिंग ये है कि आपके अगर एक पीरियड में, सपोज हम मई में की इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो मई में जो आपका रेवेन्यू होगा और जो एक्सपेंसेस होंगे वो आपने मई में ही रिकॉर्ड करने होते हैं. Revenue is recorded when the service is performed or goods are shipped to the customer even cash has not been received. ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैश अगर हमने सेल कर दी, राइट, सेल हम करेंगे, या तो हमें कैश मिल जाएगा पैसे, या हमें कस्टमर कहेगा कि ऑन अकाउंट हम आपको बाद में दे देंगे, 1 मंथ के बाद दे देंगे, 3 मंथ्स के बाद दे देंगे, या 1 ईयर के बाद दे देंगे. उसको हम कहते हैं ऑन अकाउंट, राइट. तो कहते हैं कि रेवेन्यू, अगर कैश आपको मिल गया, मैंने कोई चीज सेल की, मुझे 1000 कैश मिल गया, तो मैं इस महीने में मई की अकाउंटिंग कर रही हूँ, इसमें मैं 1000 लिखूंगी कि कैश मिल गया. लेकिन अगर मैंने कुछ और सेल कर दिया है 2000 का, जो मुझे फ्यूचर में मिलेगा, वो भी रेवेन्यू मैंने मई में ही लिखना है, एंटर यही करना है, लेकिन मिलेगा हमें बाद में. कैसे एंटर करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एंटर करना है. अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट करना है, या हमने इसको कहाँ लिखना है. तो व्हेन, क्या मैंने यहाँ लिखा है कि व्हेन द सर्विस इज परफॉर्म और गुड्स आर शिप टू अ कस्टमर इवन कैश हैज नॉट बीन रिसीव्ड, तो भी आपने रेवेन्यू को एंटर करना है. यहाँ छोटी सी एग्जांपल बताइए मैंने. सपोज इन मे एन अकाउंटेंट परफॉर्म सर्विसेज ऑन क्लाइंट्स. अकाउंटेंट ने काम किया है सर्विस क्लाइंट्स के लिए. कुछ क्लाइंट्स ने कैश पैसे दे दिए 3000, तो हमने ये भी लिख लिया सर्विसेज परफॉर्म एंड पेड इन कैश, ये लिखा. द रिमाइंडर ऑफ द क्लाइंट्स वर बिल 5000, उनको 5000 का हमने बिल भेजा, बाकी कस्टमर्स को उन्होंने हमें कैश नहीं दिया था, बाद में देंगे. तो टोटल हमने रेवेन्यू जो अर्न किया है मई में वो 8000 है, और 8000 ही हमने अर्न किया है. 5000 हमें दो कि कैश नहीं मिला, लेकिन आपने उसको ऐड करना है मई में. 3000 प्लस 5000, तो आपका रेवेन्यू 8 होगा. ये नहीं होगा कि 5000 जो 3 मंथ्स के बाद देगा तो आप उस वक्त ऐड करेंगे, नहीं. यही मैचिंग प्रिंसिपल है. जब आपको जिस महीने में आपका रेवेन्यू हुआ, वेदर आपको कैश मिला या आया, आपको मिला या नहीं मिला, लेकिन आपने रिकॉर्ड करना है. सेम थिंग एक्सपेंसेस के लिए भी होती है, राइट. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. यहाँ पे है रूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस. तो रेवेन्यू, जैसे मैंने आपको बताया कि इंक्रीज करता है ओनर्स इक्विटी को. यहाँ एक दफा मैं वो रूल्स आपके लिए दोबारा बता देती हूँ. यहाँ पे हम लिखते हैं डेबिट और यहाँ लिखते हैं क्रेडिट, राइट. हमने कौन कौन से रूल सीखे थे? एसेट्स, लायबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी. एसेट्स आपके कहाँ बढ़ते हैं? डेबिट साइड पे पढ़ते हैं. ये रूल है, राइट. ये रूल्स होते हैं. यहाँ आपके एसेट्स बढ़ते हैं, तो यहाँ क्रेडिट में अगर कम होंगे एसेट्स, तो आपने क्रेडिट में लिखना होगा. जैसे कोई चीज आपने सप्लाईज खरीद ली, तो आपके पास सप्लाईज आ रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं, एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपने डेबिट साइड में लिखना है. लेकिन अगर आप उसकी पेमेंट कैश से कर रहे हैं, कैश भी एक एसेट है, लेकिन कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं. जब एसेट्स कम होता है तो क्रेडिट पे लिखते हैं, एसेट्स इंक्रीज होता है तो डेबिट पे लिखते हैं. सिमिलरली लायबिलिटीज और कैपिटल आपका क्रेडिट साइड पे इंक्रीज होता है और यहाँ आपका डिक्रीज होगा. यही बैलेंस शीट है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज और कैपिटल, राइट. ये आपका लेफ्ट साइड पे है, ये यहाँ इंक्रीज होगा. ये दो आपके राइट साइड पे हैं, ये यहाँ इंक्रीज होंगे, और आप इसके ऑपोजिट खुद बना लेंगे. इसके नीचे चले, यहाँ मैं लिख देती हूँ. अब हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की, राइट. ये सेम, ये डेबिट और क्रेडिट है. रेवेन्यू आपका ओनर्स इक्विटी इंक्रीज करता है, तो आपने देखना है कि ओनर्स इक्विटी का बैलेंस कहाँ है. ये क्रेडिट में है. ओनर्स इक्विटी यानी कैपिटल, ये दोनों एक ही बात है, ओनर्स इक्विटी. तो रेवेन्यू भी इंक्रीज करता है, इट मींस कि रेवेन्यू का भी नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट है. जब आप रेवेन्यू, कोई चीज सेल करते हैं और उससे रेवेन्यू जनरेट करेंगे, तो आपने क्रेडिट में लिखना होगा. रेवेन्यू इंक्रीजेस द ओनर्स इक्विटी, और रेवेन्यू आपका कहाँ है, सॉरी, ओनर्स इक्विटी कहाँ है? क्रेडिट पे. इट मींस कि रेवेन्यू भी यही होना चाहिए, और अगर आपने यहाँ लिखा तो ये डिक्रीज होगा रेवेन्यू. दूसरा पॉइंट क्या है? एक्सपेंसेस डिक्रीजेस द ओनर्स इक्विटी. डिक्रीज कब होंगे? अगर हम एक्सपेंसेस को डेबिट साइड में लिख देंगे. यहाँ आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे, इसका ऑपोजिट हो जाएगा, और यहाँ आपके, सॉरी, ये यहाँ ये है,
एक्सपेंसेस आपके डेबिट साइड में। तो ये सिंपल रूल्स हैं रिकॉर्डिंग रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के। ये इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के रूल्स हैं, इनको आप अच्छी तरह समझ ले, अकाउंटिंग आपको 80% समझ में आ जाएगी। इसके अलावा ड्राइंग्स होता है, ड्राइंग पर्सनल यूज का अकाउंट होता है, ये भी ओनर्स इक्विटी को डिक्रीज करता है, इसलिए आपने ड्राइंग्स का भी नॉर्मल बैलेंस आपके पास यहाँ पे है। इसको हम कहते हैं नॉर्मल बैलेंसेस। के कोई पूछे आपसे एसेट का नॉर्मल बैलेंस क्या है, तो आप कहेंगे डेबिट। लाइबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट है, एक्सपेंसेस का नॉर्मल बैलेंस डेबिट है, ड्राइंग का नॉर्मल बैलेंस डेबिट साइड होती है। राइट, ये सिंपल रूल्स हैं, इसको आपने अच्छी तरह समझना है, अकाउंटिंग बिल्कुल इजी हो जाएगी कि कोई चीज इंक्रीज हो तो कहाँ लिखनी होगी आपने। एक्रूअल बेस अकाउंटिंग, accrual based accounting is commonly used method where revenue is recorded when earned and expenses when incurred। revenue आपने जब ही रिकॉर्ड करना है, जैसे मैंने आपको बताया, जब वो अर्न होगा, ये नहीं होगा पेमेंट आपको दिसंबर में हो रही है, रेवेन्यू आपने अक्टूबर में किया तो अब दिसंबर में नहीं। अगर आपका रेवेन्यू आपने सेल अक्टूबर में की है तो उसका रेवेन्यू भी अक्टूबर में ही आपने एंटर करना है। सिमिलरली अगर एक्सपेंसेस अक्टूबर में है तो अक्टूबर में ही लिखने होंगे। ये एक्रूअल बेस अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ मैंने आपके लिए एक बना लिया है ओनर्स इक्विटी, जो मैंने अभी आपको समझाया था कि ओनर्स, देखें जो बैलेंस शीट हमने बनाई थी लास्ट, उसमें मैंने आपको बताया था यहाँ हमने एसेट्स लिखे थे, यहाँ हमने लाइबिलिटीज लिखी थी, फिर कैपिटल लिखा था, ओनर्स इक्विटी, इन दोनों को टोटल किया था, तो ये एसेट्स के, अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज आप पिछला लेक्चर जरूर देख लें। तो अब क्या है, ये कैपिटल तो हमने लिख लिया था, लेकिन हमें जब हम इनकम स्टेटमेंट भी बना लेते हैं उसके बाद ये ओनर्स इक्विटी का पोर्शन चेंज हो जाता है। कैसे होगा कि सपोज अगर बिगनिंग बैलेंस 30,000 था, लास्ट लेसन तक हमने इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाई थी, तो हम यही कैपिटल यहाँ लिख देते थे, लाइबिलिटीज और कैपिटल और दोनों इक्वल थे। लेकिन जब हम इनकम स्टेटमेंट का भी पार्ट उसमें शामिल कर लेते हैं, यानी एक्सपेंसेस और रेवेन्यू भी आ जाते हैं, तो क्या होगा कि कैपिटल आपने ये लिखा, उसके बाद हमने इनकम स्टेटमेंट से बनाना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट है तो हमने लिखना है ऐड नेट इनकम फॉर सितंबर, इसमें ऐड कर दें ड्राइंग, जो पर्सनल यूज का अकाउंट होता है, ओनर ने अपने लिए 1000 निकाल लिए थे बिजनेस में से, वो आपने नेट इनकम में से माइनस करने हैं, 4000 आ गए, 30 पहले थे, 4 और हो गए, तो एट द एंड कैपिटल या ओनर्स इक्विटी आपकी 34,000 हो गई। जो मैंने आपको बताया था कि अगर प्रॉफिट होता है तो ओनर्स इक्विटी इंक्रीज हो जाती है, तो ये इंक्रीज हो गई बाय 4000। यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि कैपिटल इंक्रीजेस व्हेन विड्रॉल्स आर लेस देन नेट इनकम। देखिए ये नेट इनकम से कम थे विड्रॉल्स, अगर ये ज्यादा हो जाते तो हमें लॉस होता है यहाँ पे, राइट, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो कैपिटल आपका इंक्रीज हो जाता है जब हमें प्रॉफिट होता है। अगर ये ना भी दिया हो हमारे पास ड्राइंग, तो यहाँ पे 5000 आ जाएगा और ये 35,000 हो जाएगा हमारे पास, अगर उसने नहीं विड्रॉ किए। लेकिन अगर उसने विड्रॉ कर लिए हैं तो आपने नेट इनकम में से माइनस करना है और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपने कैपिटल में ऐड करनी है। तो अगर सिंपली आप कह सकते हैं कि अगर आपके पास प्रॉफिट होता है जिसकी वजह से हमारा कैपिटल या ओनर्स इक्विटी इंक्रीज हो जाती है। यहां मैंने लिखा है कैपिटल डिक्रीजेस, राइट, कैपिटल डिक्रीज आपका हो जाता है, सॉरी, when there is a loss or owner has a withdrawn assets। देखिए लॉस हो गया, हमारा रेवेन्यू कम था, एक्सपेंसेस ज्यादा थे, लॉस हो गया, और उसके बाद उसने 1000 और बिजनेस से निकाल भी लिया पर्सनल यूज के लिए, तो ये दोनों अमाउंट आपने ऐड करनी है। 3000, 30 में से 3 माइनस कर दें तो 27,000 हो जाएगा। यानी अगर लॉस है आपके पास तो आपका कैपिटल या ओनर्स इक्विटी डिक्रीज होती है। ये अमाउंट अगर विड्रॉल की नहीं दी हुई तो डायरेक्ट आपने 30 में से 2 माइनस करना है और 28 का आपके पास लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर उसने एक और 1000 अपने पर्सनल यूज के लिए भी निकाल लिया है, 2000 को उसका वैसे लॉस था, तो समझे 3000 उसने निकाल लिया अपने ओनर्स इक्विटी में से, अब 27,000 रह गए हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास प्रॉफिट होता है तो ओनर्स इक्विटी आपकी इंक्रीज होती है, अगर आपके पास लॉस हो जाता है तो ओनर्स इक्विटी आपकी डिक्रीज हो जाती है, जो ये एग्जांपल से मैंने आपको बताया। इसके बाद मैंने आपके लिए एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम लिखा है, जब तक आप इसको खुद नहीं सॉल्व करेंगे, ज्यादा नहीं सीखेंगे, ये आपने कंप्लीट करना है इस चार्ट को,
इसको नहीं कंसीडर करना। ये 2 कॉलम आपने लिखने हैं। यहाँ आपके पास बिगनिंग कैपिटल दिया हुआ है, एक मैं करके दिखा देती हूँ आपके पास। ये इनिशियल था, सपोज हम कह देते हैं सितंबर 1 को आपने इतना इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, उसके बाद बिजनेस में 1000 आपको प्रॉफिट हो गया, लेकिन आपने 500 उसमें से निकाल लिए पर्सनल यूज के लिए, तो 1000 में से 500 को आपने माइनस करना है, बाकी 500 रह गए, राइट। तो 500 आपने इसमें ऐड करना है। बिगनिंग कैपिटल 9000 था, 500 आपके पास और आ गए 9500। तो कैपिटल आपका इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? कैपिटल आपका इंक्रीज होगा। कितना हो जाएगा एंडिंग कैपिटल? हमारे पास 9500 हो जाएगा। फिर ये अमाउंट आपकी बैलेंस शीट में जाएगी, ये नहीं जाएगी। कब? जब हमने उसमें इनकम स्टेटमेंट का पार्ट भी यूज कर लिया। अब आप इसको फॉलो करें, इसी तरह आपने ये चार्ट कंप्लीट करना है। इसको अच्छी तरह समझें, एक दो दफ़ा लेक्चर को अच्छी तरह दोबारा सुन लें ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे जाएंगे अकाउंटिंग में इसके सिंपल रूल्स हैं, उसको आप अच्छी तरह रूल्स सुन अच्छी तरह सीख लें। 80% अकाउंटिंग आपको आ जाएगी। साइमा एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।